आप सभी को नमस्कार। मैं लेकर आए हूं आज फिर से एक चंद वंश की खूबसूरत वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्मोड़ा के साम्राज्य चंद राजवंश के बाज बहादुर चंद और उद्योग चंद के बारे में। इससे पहले हम उन 50 राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वे वीडियोज नहीं देखी है तो पहले हमारी वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के आप जरूर देखें, क्योंकि मैंने शुरुआत किया था सोमचंद से, और सोमचंद वही आदमी था जिसने चंपावत में राजबुंगा का किला बना करके चंद राजवंश की नींव रखी थी। और आज हम पहुंच चुके हैं चंद वंश के 50वें राजा पर। ऐसा राजा जिसकी कहानी बड़ी खूबसूरत है, यानी एक ऐसा भयंकर राजा जो कि कुमाऊं को बहुत अधिक करों से प्रताड़ित भी करता है, और इतना जबरदस्त राजा कि औरंगजेब के करों को लागू करने के बाद कुमाऊं के कई लोगों को भूमिदान भी देता है, अच्छे कार्य भी करता है, करों को भी लगाता है। और ऐसा राजा इतिहास में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ जो सीधा चरवाहे से राजा बना था, यानी बेरोजगार से डायरेक्ट सीधा अधिकारी की नौकरी, अधिकारी नहीं प्रधानमंत्री। तो इतना भयंकर राजा और इतना खूबसूरत राजा बड़े कमाल का है। आप पढ़ेंगे तो आपको भी आनंद आ जाएगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। क्योंकि आप लोग करते क्या है, शुरू से राजा का नाम सुना तो लगता यह है कि शायद हमें सब चीज़ आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कि हम एक राजा के बारे में सभी चीज़ याद रख पाएँ, क्योंकि डाउटफुल होते हैं, कई चीज़ें होती हैं। उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सारा कुछ इतना बड़ा चिट्ठा लिखा हुआ है ताकि आप याद कर सकें। और याद कराना मेरा काम है, अदरवाइज देखना आपका काम है। आप देखोगे तभी याद होगा। ये मेरी कोशिश है, कहाँ तक कारगर होती है ये आपने इसका प्रतिफल देना है। आप यदि देख रहे हैं तो आपको जरूर फल मिलेगा। अब मेरी मेहनत और आपकी मेहनत दोनों की मेहनत रंग लाएगी, और इस बार के जितने भी एग्जाम हो रहे हैं ना, उनमें से एक में आपका सिलेक्शन जरूर होगा। एक नहीं, मैं तो ये कहता हूँ पहले वाले में आपका सिलेक्शन हो, उसके बाद भी देखा जाए, सब में सिलेक्शन देना है। तो देखिए, हम पढ़ने वाले हैं बाज बहादुर चंद को। बाज बहादुर चंद की बात करें तो ये चंद वंश का 50वां राजा था। 50वां राजा बाज बहादुर चंद 1638 से लेकर के 1678 तक शासन करता है। 38 से लेकर 78 तक, यानी 40 वर्ष का शासन करता है ये। और 40 वर्ष का शासन कुमाऊं के पूरे चंद राजवंश में सेकंड नंबर का सबसे लंबा शासनकाल था इनका। इससे पहले जो गरुड़ ज्ञानचंद था उनका शासनकाल था 42 वर्ष। उसके बाद सेकंड नंबर पर इनका शासनकाल आता है, जो कि 40 वर्ष शासन करते हैं। और 40 वर्ष शासन करके कुमाऊं के राजवंश में द्वितीय नंबर का सबसे लंबा शासनकाल इनका रहा। इनकी एक खूबसूरत बात है कि सीधा चरवाहे से राजा बने थे। अब चरवाहे का मतलब ये अपना मामाकोट नेपाल में गोर चराते थे, बकरी चराते थे, यानी जंगलों में चरवाहे का काम कर रहे थे। लेकिन वैसे ही इनके जो पापा के बड़े भाई यानी जो बौड़ा जी थे, ताऊ जी, उनका फरमान आया कि भाई बाजा को लेकर के आओ। नारायण जिनको कहते थे प्यार से, तो तिरमल चंद ने डायरेक्ट इन्हें बुलाया और चरवाहे से सीधा राजगद्दी पर बैठ गया। अब आप ये लगाओ, जो गाय चराने के बाद जंगल से सीधा राजगद्दी पर बैठ रहा होगा उसको कैसा अनुभव होगा। यानी आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, सीधा बेरोजगार से उठा करके मुख्यमंत्री बना दिया। ये बड़ा इत्तेफाक था और ये इसके लिए बहुत गौरव की बात भी थी, और उसने उस चीज को अनुभव किया और बखूबी निभाए भी उस पद को। देखो, चरवाहे से सीधा राजा बना, बहुत खूबसूरत बात। उसके बाद ये क्या करता है कि दिल्ली में उस समय शाहजहां का शासन हो गया था, और शाहजहां इससे पहले पर्वत क्षेत्र के सभी राजाओं को अपने राज्याभिषेक में बुलाता है, लेकिन उस दौरान ये राजा नहीं बने थे। उसके पश्चात होता क्या है कि ये जैसे बाज बहादुर यहाँ अल्मोड़ा में राजा बनते हैं तो ये शाहजहां से मुलाकात करते हैं दिल्ली जा करके, और दिल्ली जैसे ही जाते हैं ये कई उपहार लेगी यहाँ से, जैसे चंवर गाय को भी लेगी, कस्तूरी मृग को लेगी, सोना चांदी बर्तन आदि कई प्रकार के उपहार लेगी कि शाहजहां को लुभाने के लिए। और हुआ भी ऐसे ही। तो जैसे ही ये यहाँ से इतने प्रकार की चीज़ें दिल्ली लेकर के गई और शाहजहां ने वहाँ पर इनका बड़ा स्वागत किया, और शाहजहां बहुत खुश हो गया। शाहजहां जैसे खुश हुआ, क्योंकि शाहजहां पहले से ही पर्वतीय क्षेत्र के राजाओं को अपने राज्याभिषेक में बुला रहा था, जिनमें से कि
कुमाऊं क्षेत्र के तो गए थे, लेकिन यहाँ शाहजहां के राज्याभिषेक में गढ़वाल का महिपत शाह नहीं गया था, जिसको कि मुगलों ने उसके बाद एक अकड़ेलू राजा के रूप में भी संबोधित किया था। मतलब महिपत शाह नहीं गया था, तो बाद में फिर यहाँ बाज बहादुर चंद बाद में उनसे मुलाकात करने चला गया, क्योंकि उस समय कहानी ऐसे हुई थी कि जब ये बाज बहादुर राजा भी नहीं बना था, उससे पहले से ही शाहजहां का जो अटैक चल रहा था, आक्रमण चल रहा था, वो गढ़वाल पर ऑलरेडी चल रहा था, क्योंकि गढ़वाल में महिपत शाह की मृत्यु हो चुकी थी। उसके पश्चात करता क्या है कि गढ़वाल में आक्रमण कर देता है। कौन? शाहजहां। शाहजहां ने जैसे आक्रमण किया तो वहां पर माता कर्णावती थी और बेटा पृथ्वीपति शाह था, तो वहां पर आक्रमण किया तो माता कर्णावती ने सबकी नाक काट दी थी। नाक काट दी तो सबको सुर्पनखा बना दिया, सुर्पनखा बना करके भेज दिया, और कान भी काटे थे। ये घटनाक्रम हम पंवार वंशों में पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत स्टोरी है और ऐसी वीरांगना की कहानी जिसमें आनंद ही आ जाता है सुन करके। तो वहां पर ऐसा हो रहा था, वहां नजावत खां भेजा था तो नाक कान कटवाए थे। तो शाहजहां ने इतना दिमाग लगाया कि भाई जब बाज बहादुर दिल्ली में जा रहा है, शाहजहां के शरण में जा रहा है, तो बाज बहादुर के दिल्ली जाने से शाहजहां को एक खुशी ये मिल गई कि पर्वत क्षेत्र का एक राजा तो आ गया मेरे पास। अब इसी की मदद से मैं एक क्या करूँगा, प्लानिंग करूँगा ताकि मैं गढ़वाल के राजा को हरा पाऊँ। और वास्तव में होता भी ऐसा ही है। देखो हुआ क्या कि 1654 में एक खलीतुल्ला नामक सैनिक को भेजा इसने, जो सेनापति था खलीतुल्ला, उसको दिल्ली से भेजा, गढ़वाल की ओर के लिए भेजा, गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए। और उस समय गढ़वाल का राजा था पृथ्वीपति शाह, और बोला इस बाज बहादुर चंद को कि भाई ऐसा है, पर्वत क्षेत्र का तू भी है और पर्वतीय क्षेत्र का वो गढ़वाल के जो हैं वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तो आप ऐसा करना वहाँ से आकर के गढ़वाल में तुम वहाँ से आक्रमण करना कुमाऊं क्षेत्र से, और यहाँ नीचे से मैं भेजता हूँ खलीतुल्ला को, दोनों एक साथ अटैक कर देना। और इस चीज़ की भनक हमारे पृथ्वीपति शाह को नहीं थी। हुआ यूँ कि दोनों ने दोनों तरफ से आक्रमण कर दिया पृथ्वीपति शाह को श्रीनगर में। श्रीनगर में जैसे ही आक्रमण हुआ तो अचानक आक्रमण होने के कारण पृथ्वीपति शाह हार गई, और हार गए तो बाज बहादुर तो बड़ा पराक्रमी टाइप का था। बाज बहादुर ने सोचा यार मैं यहाँ गढ़वाल से क्या ले जाऊँ, कौन सी चीज़ को ऐसे हार लगाऊं कि मैं सीधा कुमाऊं ले जाऊं। तो सीधा डायरेक्ट नंदा देवी की मूर्ति को उठा करके कंधे में रख करके सीधा अल्मोड़ा ले गई और अल्मोड़ा में स्थापित कर दिया। तो आज भी अल्मोड़ा में मां नंदा का बहुत बड़ा भव्य मंदिर है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मां नंदा का मंदिर है वहाँ, क्योंकि माता नंदा की जो मुख्य मूर्ति थी वो तो बाज बहादुर ले गया, क्योंकि जीता था तो भाई जीत करके कुछ न कुछ चीज़ें उठा करके ले गए, तो उसमें से मां नंदा की मूर्ति को ले गए। और वहाँ दिल्ली में शाहजहां खुश, और दिल्ली में शाहजहां जैसे खुश हुआ तो शाहजहां ने इस बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि दी, क्योंकि पहले इस बाज बहादुर का नाम ओनली बाजा था। तो शाहजहां के पास बाजा के रूप में गया था, और बाजा के रूप में गया तो इसने बहादुर की उपाधि दी और बन गया बाज बहादुर। साथ ही साथ इसको जमींदार की उपाधि भी दे दी गई कि भाई आज से तू बहादुर भी कहलाएगा, जमींदार भी कहलाएगा। बहादुर इसलिए क्योंकि बहादुरी का काम किया है भाई, इसलिए बहादुर नाम तो पड़ेगा ही, और साथ ही जमींदार की उपाधि भी दे दी। इतने से खुश नहीं हुआ बाज बहादुर, तो शायद बाज बहादुर की ये इच्छा थी कि मुझे कुछ और उपहार में मिले, और शाहजहां क्योंकि खुश हुआ था, शाहजहां के कई संघर्षों के बाद गढ़वाल को जीत पाया था। इतना भी नहीं जीता था कि गढ़वाल को बर्बाद कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं जीत हुई थी। और ये दो उपाधि के साथ साथ इसको क्या दिया शाहजहां ने, देखो शाहजहां ने 9 लखिया माल क्षेत्र इसे दे दिया उपहार में कि तू खुश रह। तूने ऐसा काम किया कि जो गढ़वाल के जो एटीट्यूड वाले जो राजा थे उनको हराया, और मैं खुश हुआ, बोल क्या चाहिए। तो भाई साहब ने बोला कि ऐसा करो भाई साहब, हमको आप 9 लखिया माल क्षेत्र दे दो। उसने कहा जा, दिया। 9 लखिया माल उस समय कटेहरों के कब्जे में था। कटेहर का मतलब यूपी के कुछ सरदार लोगों का आक्रमण यहाँ था, यानी उनका कब्जा था, तो ये क्षेत्र 9 लखिया उसे दे दिया। अब 9 लखिया माल क्षेत्र उस जमाने में कहा जाता था ये उधम सिंह नगर का तराई क्षेत्र को, और तराई क्षेत्र दे दिया गया किसको, बाज बहादुर को। और यहाँ पर सालाना 9 लाख रुपए की इनकम होती थी, और 9 लाख रुपए की इनकम के कारण ही 9 लखिया माल क्षेत्र का था। और ये जो क्षेत्र था ये टोटल 84 कोस में फैला हुआ था, इसीलिए इसको 84 माल क्षेत्र भी कहते थे। यानी जो ये तराई भाबर का क्षेत्र था इसको 84 कोस होने के कारण
84 माल भी कहते थे। और नौलखिया माल इसलिए कहते थे कि यहाँ से जितना भी कर वसूली होता था उससे 9 लाख की कमाई होती थी। और ये सारा कुछ मिल गया किसको? बाज बहादुर को। क्यों मिला? बहादुरी दिखाने के कारण। कहाँ बहादुरी दिखाए? पृथ्वीपति शाह को हराया था गढ़वाल में आकर के। और जो कि शाहजहां का सपना भी था कि इसको तो एक दिन सबक सिखाना है, इसलिए उसने हराया भी था और इसलिए उसे गिफ्ट भी दे दिया था। किसने? ये शाहजहां ने। जैसे ही बाज बहादुर को ये नौलखिया माल क्षेत्र मिला, उस बाज बहादुर ने मुनिया नामक जगह पर, एक मुनिया जगह का नाम था मुनिया नामक जगह पर बाजपुर की स्थापना कर दी थी। ये की थी इसने 1665 में। 1665 में किसकी स्थापना करी थी? बाजपुर नगर की स्थापना मुनिया में, और यही नौलखिया माल क्षेत्र में। तो इतनी बात हम याद रख सकते हैं। ये कुछ जानकारियां थी बाज बहादुर से रिलेटेड। आगे क्या होता है? ये क्या करता था बाज बहादुर कि कुमाऊं के प्रत्येक परिवार से 1 रुपया वसूल करके दिल्ली इस शाहजहां के दरबार में एक प्रकार से कर देता था। यानी आप ये समझिए कि बाज बहादुर चंद जो था ये स्वतंत्र शासक नहीं था, ये कर देता था किसको? दिल्ली शाहजहां को, यानी मुगलों को कर देता था। तो मुगलों को 1 रुपया प्रति परिवार से दिया जाता था बाज बहादुर चंद की तरफ से। अब यहाँ बात करें, जैसे ही दिल्ली में शाहजहां की मृत्यु होती है 1556 में, तो दिल्ली की स्थिति डगमगा जाती है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। सत्ता परिवर्तन ये होता है कि शाहजहां का ही बेटा जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद करके, अपने भाइयों को मार करके दिल्ली का सिंहासन छीन लिया था। और उसी बीच एक स्टोरी ये भी होती है कि इसी के बड़े भाई जो कि दारा शिकोह था, दारा शिकोह का एक पुत्र सुलेमान शिकोह दिल्ली से भाग करके यहाँ उत्तराखंड में आ जाता है। कहा यह जाता है कि सबसे पहले अपने करीबी, यानी जो शाहजहां का करीबी था, शाहजहां का करीबी था बाज बहादुर चंद, तो कहते हैं कि पहले वो जो दारा शिकोह का बेटा सुलेमान शिकोह था, वो पहले यहाँ बाज बहादुर की शरण लेने आया था। लेकिन बाज बहादुर ने मना कर दिया। बाज बहादुर ने कहा, भाई देखो, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो चुकी है, दिल्ली में औरंगजेब बन गया है और मैं तो मुगलों का भक्त हूँ, तो मुगलों के साथ ऐसा गलत नहीं कर सकता मैं, तो आपको तो मैं बिल्कुल शरण नहीं दे सकता। तो वो वहाँ से भटक करके फिर गढ़वाल राजा पृथ्वीपति के पास आया था। तो पृथ्वीपति शाह ने इसे शरण दिया था। खैर वहाँ पर भी कई स्टोरीज होती है, वो हम गढ़वाल के राजाओं के बीच में पढ़ेंगे। अब हुआ क्या था कि शाहजहां की मृत्यु के बाद औरंगजेब की गुलामी करने लग गया कौन? बाज बहादुर चंद। और औरंगजेब की तरह बनने का प्रयास किया। और औरंगजेब तो बड़ा क्रूर शासक था, लौह रक्ति नीति अपनाने वाला भी था औरंगजेब। और औरंगजेब ने क्या करा कि औरंगजेब ने जितने भी दिल्ली में उस समय कर लगाए थे वो सब कुछ सिखा दिए हमारे भाई साहब बाज बहादुर चंद को। तो जब बाज बहादुर चंद ने ये कर सीखे तो उन्होंने क्या किया कि पहली बार, ऐसा चांस पहली बार था कि कुमाऊं में जजिया कर लगाया गया। और जजिया कर लगा किस पर? अमीरों पर। तो अमीरों पर जजिया कर लगाने वाला कौन था? ये बाज बहादुर चंद, जो कि कुमाऊं में लगा था। उसके साथ ही इन्होंने नमक कर भी लगाया था कुमाऊं में, मांगा कर जो कि युद्ध क्षति के समय में लिया जाता था लोगों से, मांगा कर, व्यक्ति कर यानी प्रति व्यक्ति पर भी अलग सा टैक्स लगाया था जो कि 1 रुपया, ये मैं कह रहा हूँ, परिवार पर व्यक्ति कर लगाया था। और भी कई प्रकार के इन्होंने कर लगाए थे। और ये कर लगाने के कारण लोगों में बाज बहादुर चंद के प्रति विश्वास उठने लग गया, क्योंकि इस प्रकार के कर कभी भी कुमाऊं में नहीं लगे थे। हाँ, टैक्स देते थे, लेकिन इतने प्रकार के कर देने पड़े ये कभी सोचा नहीं था। तो उनको लग गया कि भाई ये कहीं ना कहीं जो है औरंगजेब की नीतियों को अपना रहा है। तो ऐसा ही हुआ था। यानी कुल मिलाकर के यहाँ से जैसे ही औरंगजेब से इनकी मुलाकात होती है, औरंगजेब से मिलने के बाद ये अत्याचार वाले कर लगाना शुरू कर देता कुमाऊं में। और लास्ट बुढ़ापे में जाते जाते लोगों ने इनका नाम भी रख दिया था। तो वो तो बाद में बात करते हैं, हम पहले यहाँ देख लेते हैं फिर क्या हुआ। 1677 में औरंगजेब ने तिब्बत पर आक्रमण किया। और तिब्बत पर जैसे ही आक्रमण किया तो वहाँ तकला खाल माकन एक किला था तिब्बतियों का, यानी भूटियों का, यानी तिब्बतियों बोले तो हुण प्रदेश में। और उस हुण प्रदेश में तकला खाल किला जीता था। तो वहाँ पर तकला खाल किला जैसे ही जीता तो वहाँ जीतने के बाद
तिब्बती व्यापारियों पर और तिब्बतियों पर जो आवागमन करते थे व्यापारी, यहाँ उत्तराखंड में जो व्यापार करते थे उन पर श्रुति कर लगाया था। तो ये याद रखेंगे हम कि भाई बाज बहादुर ने तिब्बतियों पर भी, जो कि तिब्बती लोग व्यापार करते थे जिन्हें हुणिया कहते थे, तो हुणियों पर इन्होंने श्रुति कर भी लगाया था। तो करों के रूप में ये जजिया कर ही लगाता है, नमक कर लगाता है, मांगा कर लगाता है, व्यक्ति कर लगाता है, श्रुति कर लगाता है, आदि कई प्रकार के कर ये लेने लगता है। इसलिए कुमाऊं के लोग बहुत परेशान हो गए थे। यहाँ तक कि इसने क्या कर दिया था कि भूटिया लोग एक दस्तूर देते थे यहाँ तिब्बतियों को, तो वो दस्तूर भी इन्होंने बंद करवा दिया था। चलो ये तो ठीक करवाया था, दस्तूर देना क्यों था भाई, ये तो ठीक करवाया था, लेकिन श्रुति कर, उससे हुआ क्या, व्यापार में कमी आने लग गई थी। और व्यापारी जब सामान लाता होगा तो भाई व्यापार में महंगाई होगी, सामग्री में महंगाई होगी। तो ये इस प्रकार के कृत्य भी किसने करवाए थे, बाज बहादुर चंद ने। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखते हैं, इसने कुछ और कार्य भी किए थे बाज बहादुर चंद ने। जैसे 1673 में गूंठ भूमि भी दी थी, यानी गूंठ भूमि बोले तो किसी धार्मिक कार्य के लिए या किसी मंदिर वगैरह के लिए दिए जाने वाली भूमि होती थी। ये दिया था इन्होंने मानसरोवर यात्रा में जो यात्री थे उन यात्री को, यानी कैलाश मानसरोवर यात्रा के यात्रियों को एक भूमि दान दी थी जहां पर कि उन्होंने मंदिर वगैरह बनाने थे। तो ये गूंठ भूमि भी दान दी गई। और पिथौरागढ़ के थल क्षेत्र में, थल का मतलब थल की बाजार है, ठीक है, तो थल क्षेत्र में एक हथियार नौला भी बनाया था। और एक हथियार नौला की बात करें जो बाज बहादुर चंद ने बनाया था, वो महाराष्ट्र में जैसे कैलाश मंदिर है ना, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, सेम उस तरीके का जो डिजाइन है वो एक हथियार नौला में बनवाया था। किसने, बाज बहादुर चंद ने। या याद रखें आप कि एलोरा के कैलाश मंदिर के समान एक हथियार नौला किसने बनाया था, बाज बहादुर चंद ने। कहाँ, थल में, थल बोले तो पिथौरागढ़ में। और इन्होंने घोड़ा खाल में सूर्य मंदिर भी बनाया था, घोड़ा खाल। और एक याद रखें कि कटारमल सूर्य मंदिर का इनके द्वारा जीर्णोद्धार किया गया था अल्मोड़ा के अंदर, यानी पुनर्निर्माण करवाया गया था। और बाज बहादुर, एक खास बात याद रखें, बाज बहादुर ही ऐसा राजा है जिसका एक चित्र न्यूयॉर्क के संग्रहालय में संरक्षित है। न्यूयॉर्क कौन ले गया भैया, मतलब अंग्रेजों ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी भारत में, कम से कम भाई साहब उस चित्र को या मूर्ति जो भी थी हमारे यहाँ छोड़ देते, हम भी तो देखते आखिर हमारे बाज बहादुर चंद थे कैसे। लेकिन वो तो चला गया है चित्र न्यूयॉर्क में, तो यहाँ से हमारा न्यूयॉर्क जाना तो इतना संभव है नहीं, पर कम से कम हम इतना याद तो रखें कि इनका चित्र एक न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में भी छाप छोड़ी है किसने, बाज बहादुर चंद के चित्र ने। और लास्ट में होता यह है कि ये बाज बहादुर चंद इतने ज़्यादा कर लगाने के पश्चात लोगों ने इनके ऊपर भरोसा करना बंद कर दिया, लोगों ने नाम रखना शुरू कर दी। अब नाम रखने के पीछे का कारण ये था क्योंकि जैसे उन्होंने कार्य किया वैसे ही नाम रखे जाते थे, तो इनको लोगों ने बूढ़ा अत्याचारी राजा कहा। मतलब इसके जीवन काल के अंतिम समय में बूढ़ा इसलिए भी कि उम्र ज़्यादा हो गई थी भाई, 40 साल तो शासन ही कर रहा है, तो बूढ़ा अत्याचारी राजा तो कहना ही था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कहावत प्रचलित हो गई, वो कहावत कुमाऊनी में हुई प्रचलित। और क्या कहावत थी, देखो खूबसूरत कहावत है। वो कहावत थी, बरस भयो 80 और बुद्धि गई नसी। मतलब कि 80 बरस का हो गया है बुढ़ा और बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसका मतलब ये था, बुद्धि भ्रष्ट का मतलब ये था कि भाई बुढ़ापे में उटपटांग टाइप के कर लगा रहा है, तो इसलिए लोगों ने इस प्रकार की कहावत भी कुमाऊं में प्रचलित कर दी बाज बहादुर चंद को लेकर के। तो ये बाज बहादुर चंद ने जितने भी कार्य किए या जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं बाज बहादुर से रिलेटेड, मैंने सारा कुछ डिस्कस करके आपको बताया है। आप कितना याद रख पाते हैं ये आपकी जिम्मेदारी है। और एक बात और बताता हूं, लास्ट के टाइम पर इस बाज बहादुर चंद ने एक मनीलागढ़ अटैक भी किया था। मनीलागढ़ का मतलब ये कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा के आसपास था। अब मनीलागढ़ अटैक में होता क्या है कि एक वीरांगना का जन्म हो जाता वहां से। एक्चुअली मैंने जो मनीलागढ़ अटैक था, मनीलागढ़ अटैक के आसपास ये गुराड़ गांव क्षेत्र भी पड़ता था, पौड़ी का गुराड़ गांव। तो गुराड़ गांव में जो वहाँ की वीरांगना थी तीलू रौतेली, उनके परिवार के साथ युद्ध होता है
कत्यूरी का। अब कत्यूरी का क्यों युद्ध होता है? क्योंकि ये जो बाज बहादुर चंद के सैनिक थे वो कत्यूरी को मारते हैं और कत्यूरी जा करके वहाँ गुराड़ गांव में पहुँच करके उनको मारते हैं। तो ऐसे करके संग्राम हुआ और वहाँ से फिर इन कत्यूरियों से बदला लेने के लिए एक वीरांगना का जन्म हुआ जिनका नाम था तीलू रौतेली। तो हम तीलू रौतेली के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप जो है फोकस करेंगे बाज बहादुर चंद के बारे में। तो बाज बहादुर चंद बड़ा जबरदस्त राजा था जो चरवाहे से सीधा राजा बना था और चरवाहे से राजा बनने के साथ शाहजहां को कई चीज़ें ले गया था। चंवर गाय ले गया था, कस्तूरी ले गया था, सोना चांदी बर्तन वगैरह आगे सब कुछ ले गया था यहाँ से पोटली बांध करके, है ना। फिर शाहजहां खुश हुआ। शाहजहां ने कहा भाई ये तो कमाल हो गया, पर्वतीय राजा आ रखा है और इससे एक काम निकाला जाए। और काम क्या निकाला था? गढ़वाल पर आक्रमण करवाया था। चलो करवा दिया, जीत भी गया शाहजहां, पर पूर्ण तरीके से नहीं जीता था। पृथ्वीपति शायद इतना नॉर्मल कमजोर राजा नहीं था, है ना। तो इतना कुछ किया और कर लगाए, लास्ट में लोगों ने प्रणाम रख दिया और प्रणाम बोला गया बूढ़ा अत्याचारी राजा और बरस भयो 80 और बुद्धि गई नसी, इस प्रकार के शब्द भी इन्हें कहे गए थे। तो ये बाज बहादुर चंद की बात हो गई है। अब आते हैं उद्धव चंद पर। ये बहुत परम प्रतापी योद्धा और तपस्वी राजा था और पूरे कुमाऊं के इतिहास में यानी कुमाऊं के चंद राजाओं में एक परम तपस्वी राजा मात्र उद्धव चंद को कहा जाता है। और ये तपस्वी था इसीलिए कहा जाता है। देखो बात क्या होती है कि उद्धव चंद 1678 से लेकर के 98 तक शासन करता है, यानी ये भी लगभग 78 से 88 98 लगभग 20 साल शासन करता है। और बात करें कि 1600 जैसे ही 78 में ये राजा बनता है, उद्धव चंद डायरेक्ट आकर के ये गढ़वाल पर अटैक करता है और गढ़वाल पर भी 2 जगह अटैक करता है। यानी बदानगढ़ी पर भी अटैक किया और चांदपुर गढ़, दोनों गढ़ों पर अटैक किया और जीत गया। और उस समय जैसे जीता तो यहाँ का एक राजा था गढ़वाल का राजा, उस समय फतेह शाह बन चुका था। तो फतेह शाह उस समय हार गया था और फतेह शाह हारा और उद्धव चंद जीत गया। लगातार 1 साल 2 अटैक। और इसमें फतेह शाह जब हारा था तो इसका सेनापति जो उद्धव चंद का सेनापति था उसका नाम मैसूर शाह था। तो मैसूर शाह के द्वारा फतेहपति शाह के सैनिकों को पराजित किया गया था। अब फतेह शाह को इस चीज़ की चिंता हुई कि भाई 1 साल में 2 आक्रमण कर दे, अगर ये अब अगले साल भी अगर आक्रमण करेगा इस तरीके से तो गढ़वाल विनाश की ओर जाएगा। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाई। उद्धव चंद को हराने के लिए एक नई प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग क्या बनाते हैं? किसी अन्य को अपने साथ मिलाना पड़ेगा, कुछ समझौता करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा आसपास कौन ऐसा राजा है जो कि उद्धव चंद को हरा सकता है और मैं भी उसमें साथ दूं तो शायद हार सकता है। तो फतेह शाह ने एक प्लानिंग बनाई, सीधा नेपाल के देवपाल नामक राजा से संधि कर ली। तो नेपाल के देवपाल से जैसे ही संधि होती है, ये समय था 1680, यानी इसके चांदपुर और बदानगढ़ी जीतने के बाद 2 साल बाद 1680 में दोनों ने संधि कर ली, नेपाल और गढ़वाल ने। और ये बीच में अल्मोड़ा का राजा रह गया और दोनों में आपस में बातचीत हुई और आपस में दोनों ने संधि कर ली और प्लानिंग कर ली कि दोनों के दोनों तरफ से अटैक करेंगे। फतेह शाह ने बोला मैं यहाँ गढ़वाल से अटैक करूँगा, तो वहाँ नेपाल की तरफ से अटैक करना और इसको दोनों अल्मोड़ा में घेरा डालेंगे और इसको पराजित करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से हुआ ये कि भाई जो उद्धव चंद था ये नॉर्मल राजा नहीं था, इसने दोनों के दोनों को धूल चटा दिया, थपड़ा थपोड़। तो दोनों को मारा और दोनों को मारा तो दोनों के दोनों हार के वापस ले गए। ये जो देवपाल था ये तो झूला उठा के चल दिया नेपाल और ये जो भाई साहब हमारे थे फतेह शाह, ये भैया भी पहुंच गए कहाँ? गढ़वाल आगे और उद्धव चंद जीत गया। अब उद्धव चंद को लगा चलो ठीक है जीत गए, दोनों को हरा दिया, दोनों की जुबान बंद, क्या पता अब दोनों के दोनों शांत रहेंगे। तो उद्धव चंद ने एक प्लानिंग बनाई कि भाई अब मैं ऐसा करता हूँ अपनी तपस्या के लिए जाता हूँ। और तपस्या के लिए भी ये डायरेक्ट सीधा इलाहाबाद पहुँच गई, रघुनाथ घाट पर, जिसका नाम क्या अभी प्रयागराज है। तो वहाँ पर जैसे ही ये आए रघुनाथ घाट पर 1682 में, तो वहाँ पर ये स्नान कर रहे थे प्रयागराज में। मतलब स्नान करते करते इनके जितने भी दूत वगैरह थे समाचार लाने वाले, उन्होंने खबर दी उद्धव चंद को कि महाराज पुनः से देवपाल ने
कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया, अल्मोड़ा पर जाना पड़ेगा तुरंत, ऐसे तपस्या में बैठ करके नहीं होगा। तो ये चिंता भी थी उद्योगचंद को कि यार ऐसे कैसे हो गया, 2 साल पहले तो मैंने उसे पराजित किया था, उसकी इतनी हिम्मत कि वो दोबारा आकर के अल्मोड़ा पर अटैक कर रहा है। सीधा वहां से उद्योगचंद फिर से कुमाऊं वापस आया, और कुमाऊं वापस आया तो देवपाल को इतना मारा अल्मोड़ा में कि उसको खदेड़ दिया सीधा नेपाल। और केवल खदेड़ा नहीं बल्कि मारते मारते नेपाल ले गया, और हराते हराते, और नेपाल अजमेरगढ़ जो कि उस समय इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी, अजमेरगढ़ नेपालियों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यानी देवपाल की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, यहाँ अजमेरगढ़ में भगाया। और उद्योगचंद अजमेरगढ़ भी गया, वहाँ पर देवपाल की फिर पिटाई, देवपाल वहाँ भी हार गया। फिर ये जुराय दुपाई कोट गया, और जुराय दुपाई कोट था इसकी शीतकालीन राजधानी, यहाँ पर भी मार पड़ी जुराय दुपाई कोट में। अब उद्योगचंद ने कहा भाई देख, फैसला तेरे हाथ में है, या तो संधि कर ले या फिर मरने को तैयार हो जा, यही हो सकता है, क्योंकि गलती तेरी है जो तू अल्मोड़ा पर आक्रमण करने आया, जबकि मैं तो अपने तपस्या के लिए चला गया था, यानी स्नान करने चला गया था, तो इस प्रकार से कृत्य नहीं करना चाहिए था। तो देवपाल ने भी सोचा भाई ये तो बात ठीक है, अब ऐसा करते हैं। देवपाल तैयार हो गया संधि करने के लिए। देवपाल ने कहा और मुझे अब लड़ाई नहीं करेगा, अब हम संधि कर लेता है। तो संधि जैसे ही हुआ तो 1688 में संधि होगी, और संधि का नाम था, दोनों में जो संधि हुई वो था खैरागढ़ी संधि। और खैरागढ़ी संधि जैसे ही हुई 1688 में, और यहाँ पर उद्योगचंद ने एक इतिहास बदल डाला। इतिहास ऐसा बदल डाला क्योंकि उद्योगचंद तो यहाँ से जीत रखा था ना, देवपाल हारा हुआ था। तो उद्योगचंद ने कहा ऐसा है, संधि मेरे हिसाब से होगी, मैं बताऊंगा क्या करना है, तो देवपाल को मानना पड़ेगा, अदरवाइज मृत्यु के लिए तैयार, या नेपाल छोड़ के भागना पड़ेगा। तो उसने कहा जी मालिक जो कहते हो। उद्योगचंद ने कहा ऐसा करेगा, अब तुम जो है नेपाल के राजा, हम चंदों को टैक्स दोगे। वो अचंभित रह गए, भाई कैसी बात बोल दी यार, टैक्स कैसे देंगे हम, तो नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये शर्त वहाँ पर रखेगी संधि में। कौन सी संधि? खैरागढ़ी की संधि। और संधि को मान लिया गया देवपाल के द्वारा, मानना था क्योंकि हारा हुआ था। और ये इतिहास ऐसा बदल गया कि पहली बार डोटी राजाओं ने चंदों को कर दिया। अब एक इतिहास में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं रहा? उसका उत्तर होता है नेपाल। एक्चुअली गुलाम तो नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हम कुमाऊनी लोगों ने नेपालियों से टैक्स लिया था, एक प्रकार से सामंत के रूप में रखा था। पूर्ण तरीके से गुलाम तो नहीं किया था, लेकिन सामंत के रूप में हम मान सकते हैं। डोटियों से टैक्स लिया था, लेकिन वो भी काफ़ी शातिर थे। हुआ यूँ कि ये टैक्स यहाँ से देने लग गए, नेपाल के लोग टैक्स देना शुरू कर दिया है। और 1688 से लेकर के 1696 तक इन्होंने कर दिया। किसको? चंदों को। चंद का मतलब है उद्योगचंद। अब चंदों को दिया तो तकरीबन हो रहा है ये 8 साल। 8 साल इन्होंने टैक्स दिया कहाँ? कुमाऊं में। जैसे ही टैक्स देते जा रहे थे तो 1696 में फिर से देवपाल मुकर गया जी, मुझे नहीं देगा आप टैक्स। उद्योगचंद ने कहा अच्छा ऐसी मजाल, अब मैं बताता हूँ फिर से। और ये अपनी सेना लेकर के सीधा पहुंच गया जुराय दुपाई कोट। जुराय दुपाई कोट पहुंचा तो उसने पहले से प्लानिंग बना रखी थी, घेरा डाला हुआ था कि उद्योगचंद ऐसा आदमी है जो सीधा आक्रमण करने यहाँ आ सकता है। और इस प्लानिंग को बनाते हुए उद्योगचंद को इतना महसूस नहीं हुआ कि भाई उसने ऐसी प्लानिंग बना रखी है। जैसे वो वहाँ पहुँचा उसने आक्रमण किया देवपाल पर, तो देवपाल ने उसे हरा दिया उद्योगचंद को, और उद्योगचंद वहाँ हार गया। क्योंकि ऐसे होता है भाई, दुश्मन के घर में जाकर के अटैक करना नुकसानदायक हो सकता है। तो इस प्रकार से नुकसानदायक हुआ और वो वहाँ पर हार गए, और यहाँ पर टैक्स भी बंद हो गया। पर इसका मतलब ऐसा नहीं हुआ कि उद्योगचंद को मार दिया। उद्योगचंद मारा नहीं, बल्कि सेना हार गई थी, पर टैक्स देना उन्होंने नेपालियों ने बंद कर दिया था। तो इतने 8 साल का टैक्स कुमाऊनियों ने नेपालियों से खाया है। उसके बाद होता यह है कि ये जो उद्योगचंद था, उद्योगचंद ने सोचा बहुत हो गया है,
अब ऐसा करते हैं, जीवन में कुछ रिलैक्स चाहिए। कई युद्ध जीते, कईयों को पीटा, गढ़वालियों को भी पीटा, नेपालियों को भी पीटा। अब लास्ट टाइम पर एक प्रकार से आंशिक रूप से हार होगी। अब उद्योगचंद ने कहा अब बहुत हो गया है, युद्ध लड़ाई झगड़े, अब ऐसा करता हूँ मैं तपस्या के लिए चल देता हूँ। पुनः ये जो राजा है उद्योगचंद स्वयं जो है धार्मिक तपस्वी बनने चला गया और धार्मिक स्थलों पर तपस्या करने में लीन हो गया। यहाँ पर तपस्या में लीन होने के बाद इसने दोबारा किसी युद्ध को नहीं किया, मतलब युद्ध नहीं किया। उसके बाद इसने युद्ध वगैरह सब त्याग दिए थे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अशोक के रूप में इसने कार्य किया था। पहले जितने प्रकार के युद्ध किए उसके पश्चात धार्मिक कार्य में लग गया था, यानी धार्मिक तपस्वी बन गया था। इसी कारण की वजह से कहा जाता है कि यह एक तपस्वी राजा था, महान तपस्वी राजा। और कुमाऊं में ऐसा तपस्वी राजा कोई हुआ ही नहीं, मात्र केवल यही हुआ। उसके बाद इनके कुछ कार्य को भी याद रख लेते हैं। भाई कार्य क्या क्या किए, इतने वर्षों का शासनकाल में कुछ कार्य तो किए होंगे, निर्माण कार्य किया होगा। तो कार्य के रूप में इन्होंने एक स्थायी सैन्य छावनी भी बनाई थी। सैन्य छावनी को स्थायी बनाया था प्रॉपर तरीके से कि जहां केवल सैनिक ही बैठेंगे, सैनिक रहेंगे। तो स्थायी सैन्य छावनी बनाई थी और एक तल्ला महल का किला भी बनाया था, तल्ला महल। और एक मल्ला महल पहले बन चुका है, यदि आपने उसकी जानकारी नहीं पड़ी तो आप प्ले लिस्ट में जा करके पहले उसे देखें। तल्ला महल किला बनाया था, एक रंग महल का किला भी बनाया था और इसने मंदिर भी बनाए, जैसे सोमेश्वर का मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर और उद्धव चंद्रेश्वर मंदिर। ये मंदिर बनाए थे किसने? उद्योगचंद ने। मंदिर ज़्यादा इसलिए बनाए, भाई ये तपस्वी था, धार्मिक आदमी था, इसलिए मंदिर तो बनाना ही थे। और एक राजकवि इनके दरबार में थे जिनका नाम था मतीराम, जो कि मराठा थे। इसको भी याद रखें, मतीराम कवि किसके दरबार में? उद्योगचंद के दरबार में। इतनी सी बात है उद्योगचंद के बारे में। और ये हैं उद्योगचंद, तपस्या में बैठे हुए हैं और तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या कर रहे हैं उद्योगचंद, क्योंकि ये एक तपस्वी राजा थे। और यहाँ पर एक और याद रखें, एक अंतिम पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वरदेव जोशी नाम का एक वैद्य भी था इनके राज दरबार में, और उस वैद्य के द्वारा किया ये गया कि जो ये उद्योगचंद था, इनकी एक दाई माता थी, तो दाई माता का डायरिया का इलाज किया था किसने? वरदेव जोशी ने, क्योंकि ये वैद्य थे। भाई वैद्य इलाज ही करेंगे, तो वैद्य ने डायरिया का इलाज किया किसका? इनकी दाई माता का, उद्योगचंद की दाई माता का। और राजा ने इसे भूमि दान दे दी थी। भाई राजाओं के समय में ऐसे होता था, जो अच्छा कार्य करता था, सराहनीय कार्य करता था, उसे भूमि दान दे दी जाती थी, क्योंकि उस जमाने में चेक का तो कोई हिसाब नहीं था, इसलिए भूमि ही देंगे। अब भूमि इसलिए देंगे कि उस समय कीमत भूमि की ही थी, क्योंकि लोग अपने फसलों पर या अपने भूमि कृषि उपजों पर ही निर्भर होते थे, प्राथमिक जरूरत वही थी। तो इसलिए इस प्रकार के भूमि दान भी किसने दिया? उद्योगचंद ने। अब आप ये बताओ कि भाई बाज बहादुर ज़्यादा खूबसूरत राजा है या उद्योगचंद? अगर बात करें वीर प्रतापी में, तो वीर प्रतापी में तो ये भी ठीक ठाक ही था बाज बहादुर, उद्योगचंद भी लगभग ठीक ठाक था, लेकिन उद्योगचंद ने ज़्यादा खदेड़ा, उद्योगचंद ज़्यादा योद्धा था। अगर भले काम में बोले, अच्छे काम, सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य या एक नैतिक कार्य की एक जिम्मेदारी वाले जो बात कहें, वो उद्योगचंद के ज़्यादा हैं। बाज बहादुर अत्याचारी टाइप का ज़्यादा है। बाज बहादुर ने लास्ट टाइम पर अत्याचार कर दिया था, लोगों ने इनका परनाम भी रखा और इनका अच्छा नाम रखा, भाई तपस्वी राजा। तो ये कई फर्क हो जाता है राजाओं में। जबकि बाज बहादुर चंद का ही बेटा कौन था? उद्योगचंद। तो बाप और बेटे में इतना अंतर आ गया। तो बाप और बेटे में इतना अंतर, ये तो भाई साहब सीधा ग्वाले से डायरेक्ट बना था राजा। तो डायरेक्ट राजा बना था, तो शायद ऐसे भी हो गया कि जो चीज़ कभी सोची नहीं थी और वो मिल गई तो आदमी अपना मनमाने करने लग गया। लेकिन इनको जिम्मेदारी थी पिता के बाद सत्ता संभालने की, पर महान तपस्वी था। तो ये दो राजाओं की हमने स्टोरी पढ़ी है, बहुत खूबसूरत स्टोरी है। इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों को कंठस्थ याद करेंगे, बिल्कुल ठोस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि याद करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ना कितना पढ़ते हैं, कौन कितना पढ़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता भैया। याद कितना होता है ये बहुत ज़रूरी है, तो याद ही करना है। तो आज की इस सभी चैप्टर को आप याद करें,
उसके बाद हम इन चंदों को आगे की वीडियोज भी लाएंगे। ये चंदों के बारे में आगे भी बहुत खूबसूरत कहानी है और लास्ट महेंद्र चंद तक हम खत्म करेंगे, क्योंकि महेंद्र चंद इसका अंतिम राजा था और पहला था सोमचंद। सोमचंद के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। तो बाकी वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप शेयर नहीं करते हैं, कई लोग चोरी छुपे देखते हैं। भाई चोरी छुपे देखने का नहीं है। आप जितने भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ दोस्तों में शेयर कर दें। क्या आप नहीं चाहते कि आपके साथ के लोग भी कहीं निकलें, वो भी कुछ बने? आपका एक शेयर करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि आप शेयर ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।